हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी सीडीपी की क्लास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ये आपको हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, सारी क्लासेस जितनी भी हमारी हो रही हैं सभी को मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग एक बार जाकर चेकआउट कीजिएगा, सारी क्लासेस आपको वहाँ पर दिख जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हर क्लास की तरह इस क्लास में भी सारे क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हुए चलेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग इस चैनल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोगों के काफ़ी अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं। तो कमेंट्स देख करके मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों की इसी तरीके से एग्ज़ाम होने तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सारी प्रैक्टिस करवा दूँ, ताकि क्योंकि आप जानते हैं सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं और अगर आप उन्हें करके जाते हैं ना तो बिलीव मी आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे फ्रेंड्स। और इसी स्ट्रेटजी के साथ मैंने भी अपनी प्रिपरेशन करी थी और मेरे भी दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और कर लेते हैं आज की क्लास के क्वेश्चंस। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास में आपने कितना स्कोर किया। तो इससे पहले के जो क्वेश्चन थे हमने कल की क्लास में कर लिए थे। आज की क्लास में हम उससे आगे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को किस रूप में लेना चाहिए। देखिए, विविधता क्लासेस में होती है कैसे, जैसे कक्षा में अनेक विद्यार्थी होते हैं, चाहे 5 विद्यार्थी हों, चाहे 10 हों, चाहे 15, 20, कितने भी हों, हर किसी में विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। कैसे, देखिए, हर बच्चा, सबसे पहली बात तो देखने में कोई सेम नहीं होते हैं, है ना। दूसरी बात अगर हम ये करें कि हर बच्चे की जो संस्कृति होती है वो अलग हो सकती है, हर बच्चे का जो समाज है, बैकग्राउंड है, आर्थिक स्थिति है, सभी चीज़ें अलग अलग होती हैं। इवन जो एबिलिटी होती है बच्चों के अंदर किसी भी चीज़ को समझने की, वो भी अलग अलग होती है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें आप एक बार कोई टॉपिक पढ़ा दो उन्हें समझ में आ जाता है, वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एक टॉपिक को समझने के लिए उस टॉपिक को 2 से 3 बार पढ़ना होता है। तो हर किसी की सीखने की, समझने की एबिलिटी, क्षमता अलग अलग होती है। तो इस तरीके से विद्यार्थियों में क्या होता है, विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो कक्षा में एज अ टीचर विद्यार्थियों की इस डाइवर्सिटी को आप किस रूप में लेंगे, आपसे ये पूछा है। क्या ये एक नेगेटिव चीज़ है? जी नहीं, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए, आप सपोज़ करिए 2 बच्चे हैं जिनकी संस्कृति अलग अलग है। अब एक बच्चा है जो अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग घर स्कूल में बातचीत कर सकता है, चीज़ें बता सकता है, शेयर कर सकता है, वहीं दूसरा बच्चा अपनी संस्कृति की बातों को शेयर करेगा, बोलेगा। तो इससे क्या होगा, हर संस्कृति की कुछ ना कुछ चीज़ें हर बच्चे को समझ में आने लगेंगी। तो इसीलिए माना जाता है, ये मैंने बस आपको एग्जाम्पल दिया संस्कृति का, ये हर चीज़ से कनेक्टेड होती है, ठीक है। अगर आप मातृभाषा की बात करें तो मातृभाषा भी हर किसी की अलग अलग होती है और हर बच्चा अपनी अपनी मातृभाषा में बात करेगा तो सभी बच्चों को सभी प्रकार की मातृभाषाओं का थोड़ा बहुत नॉलेज होने लगेगा। तो ये विविधता जो है ना, इसे पॉजिटिव टर्म में लिया जाता है। तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे, पहला है अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए। जी हाँ, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये पॉजिटिव होता है और सीखने सिखाने की प्रोसेस में हेल्प भी करता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर भी अदर ऑप्शंस को देखेंगे। ये कह रहा है अधिगम के लिए एक बाधा के रूप में देखना है, यानी कि रुकावट। जी नहीं, रुकावट नहीं है। अध्यापक द्वारा इसकी अनदेखी कर देनी चाहिए, यानी कि आपको अनदेखा कर देना है, उस चीज़ पर फोकस ही नहीं करना है, बच्चों में ध्यान ही नहीं देना है, ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, सभी के लिए समता सृजित करने हेतु इसे सीमित करना चाहिए। देखिए, सीमित करना मतलब होता है लिमिटेड कर देना, कि आप सिर्फ ये ही कर सकते हैं, आप ये काम नहीं कर सकते, इस तरीके से लिमिट नहीं लगानी होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो क्लासरूम में विद्यार्थियों के बीच विविधता पाई जाती है वो अधिगम के लिए एक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव गुण के रूप में उसको लेना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हमारे। समावेशन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, बताइए। पहला है प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा है अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्र विधियों को क्रियान्वित करना चाहिए। तीसरा है वैयक्तिक विभिन्नताओं की अनदेखी करनी चाहिए। और चौथा है अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प यानी कि डिज़ाइन को क्रियान्वित करना चाहिए। बताइए, अगर आप टीचर होंगे तो आप इनमें से क्या करेंगे। सबसे पहली बात है, समावेशन होता क्या है। समावेशन मतलब होता है फ्रेंड्स, सभी बच्चों को समान रूप से देखना, सभी के लिए समान शिक्षा।
अगर बच्चा स्कूल में आ गया है, उसने एंट्री ले ली है, तो सभी बच्चों को एक नज़र से देखना, सारी एक्टिविटीज़ सभी को एक तरीके से कराना, जिसको जो पसंद है उसको वो एक्टिविटीज़ कराना, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाना और बच्चों में भेदभाव ना करना। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है समावेशन यानी कि इंक्लूज़न, बिना भेदभाव के सभी को शिक्षा देना एक जैसी। ठीक है, अब देखिए इसमें आप प्रतियोगिता को प्रोत्साहन कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। कंपटीशन वगैरह कभी ऐसे नहीं रखने जिससे कि बच्चों में हीन भावनाएं आएँ। नेक्स्ट है अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र विधियों का, जी नहीं, अध्यापक केंद्रित नहीं बल्कि बाल केंद्रित विधियों का आप प्रयोग करेंगे। अध्यापक केंद्रित मतलब हो गया कि ऐसे विधियों का प्रयोग करना जो अध्यापक को अच्छी लगती हैं, जो उनके लिए सही हैं, लेकिन मोटिव तो हमारा ये होता है ना कि बच्चों का भविष्य बनाना है। तो बच्चों के अकॉर्डिंग आप जो चीज़ें बच्चों को समझ में आ रही है वो पढ़ाएंगे, और जिन शिक्षण शास्त्र विधियों से बच्चों को समझ में आ रहा है उन विधियों का आप प्रयोग करेंगे। इसीलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है वैयक्तिक विभिन्नताओं की अनदेखी करना। अनदेखी नहीं करनी है, वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए चीज़ें करवानी है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्या होती हैं, विभिन्नताएं होती हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें क्रिकेट खेलना पसंद होगा, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको रैकेट खेलना पसंद होगा, कुछ बच्चे होंगे जिनको रनिंग करना पसंद होगा, कुछ बच्चे होंगे जिन्हें कैरम खेलना पसंद होगा। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर व्यक्ति में अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं, तो उनको अनदेखा नहीं करना है बल्कि उन विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए जिसे जो चीज़ पसंद है उसे वो एक्टिविटी करने का मौका देना है। ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि ये कह रहा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की आप अनदेखी करेंगे। एंड लास्ट ऑप्शन है अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प को क्रियान्वित करना। ये बिल्कुल सही बात हो जाएगी समावेशन में। सार्वभौमिक मतलब सभी के लिए एक जैसा, सभी को एक जैसे शिक्षा दो बिना भेदभाव के, तो यही होता है हमारा समावेशन। और इसमें यही कह रहा है कि अधिगम के सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल अभिकल्प को क्रियान्वित करना। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट वाला, अभिकथन और तर्क। ठीक है, अभिकथन ए है वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनकी संस्कृति के पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शामिल किया जाए। ये सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। जो वंचित समूह के विद्यार्थी हैं ना, अगर उनको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना है तो उनकी जो संस्कृति है उनके पहलुओं को वहाँ पर शामिल करना होगा, ऐड करना होगा, ताकि वंचित समूह वालों को ये ना लगे कि उन्हें सेपरेट किया जा रहा है, अदर बच्चों से अलग से उनको ट्रीट किया जा रहा है, ये उनको फील नहीं कराना है। इसीलिए उन बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों के साथ मिल करके पढ़ाना है। तो अभिकथन तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट तर्क है इसका आर, कि अपनेपन का बोध सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। जी हाँ, अगर आप ये चीज़ें कराते हैं, उनकी संस्कृति को शामिल करते हैं, तो अपनेपन की जो चीज़ें होती हैं उनको सीखने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने लगते हैं, अभिप्रेरित होने लगते हैं। जैसे आपके घर में कोई बात हो रही है, ठीक है, आपने सुनी, और सेम चीज़ अगर आप दूसरे दिन स्कूल में जाके सुनते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है और आप ध्यान से सुनते हैं, आप मोटिवेट होते हैं कि अच्छा हाँ, इसी टॉपिक पर मेरे घर पे भी कल बात हो रही थी, आज टीचर भी ऐसा कुछ कह रहे हैं, तो ध्यान लगाते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ से हमें मोटिवेशन मिलती है। दैट मीन्स ये अभिकथन भी सही है और इसका तर्क आर भी सही है। तो ऐसा कहाँ दिया है आप देख सकते हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। डेफिनेटली ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जब हमको आंसर मिल गया तो अदर ऑप्शंस को फिर देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पहले ही आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रकाशिक सहायक सामग्री और अनुकूलन जैसे कि फ़ॉन्ट का बड़ा आकार, शब्दों का बड़ा आकार, आवर्धक सामग्री आदि कौन से विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब देखिए, प्रकाशिक सहायक सामग्री कह रहे हैं और अनुकूलन जैसे कि फ़ॉन्ट का बड़ा आकार मतलब शब्दों का बड़ा बड़ा आकार, इस तरीके से किन बच्चों के पढ़ने के लिए ईजी रहेगा। सीधी सी बात है, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं नहीं कहेंगे, बल्कि जो बच्चे कम देख पाते हैं उनको अगर आप बड़े बड़े फ़ॉन्ट से पढ़ाएंगे, यानी कि शब्दों के बड़े आकार से पढ़ाएंगे, तो उनके लिए ये ईजी रहेगा। किन बच्चों के लिए कहा मैंने? जो बच्चे कम देख पाते हैं, देख तो पाते हैं लेकिन थोड़ा सा कम देख पाते हैं। तो अगर आप उन्हें बड़ा बड़े अक्षर दिखा करके पढ़ाओगे, बड़ा बड़ा लिखोगे ब्लैक बोर्ड में, तो उनके लिए ये अच्छा रहेगा। तो किन बच्चों के समावेशन के लिए अच्छा है? देखिए, पहला है दृष्टि की आंशिक क्षति,
दूसरा है श्रवण बाधित, तीसरा है संवेदी बाधित और चौथा है दृष्टि की समग्र क्षति। अब समग्र क्षति मतलब होता है बच्चा बिल्कुल ही नहीं देख पा रहा है। तो अगर बच्चा बिल्कुल ही नहीं देख पा रहा है तो चाहे आप बड़े फॉन्ट में लिखो या छोटे फॉन्ट में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे दिखाई ही नहीं देगा। ऐसे ही संवेदी बाधित कह रहा है किसी हमारे बॉडी के किसी पार्ट में कोई क्षति हुई है, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है श्रवण बाधित, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, कह रहे हैं उनको बड़ा बड़ा लिख के दिखाओ। अब बच्चे सुन नहीं सकते हैं, उसका देखने से कोई कनेक्शन नहीं है ना, सुन नहीं सकते हैं, देख तो सकते हैं। अब देखने के लिए आप छोटा लिखोगे वो तब भी देख ही लेगा। लेकिन जो बच्चे आंशिक रूप से देख पाते हैं, दृष्टि की आंशिक क्षति मतलब कि थोड़ा बहुत देख पाते हैं और थोड़ा नहीं देख पाते हैं, तो उन बच्चों को अगर आप बड़े बड़े फॉन्ट दिखाओगे तो वो क्लियरली देख पाएंगे और उनके लिए पढ़ना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वलीनता विकार से जूझ रहे, स्वलीनता विकार को हम कहते हैं ऑटिज्म। इंग्लिश में इसको इस तरीके से लिखा जाता है AUTISM। ठीक है, ऑटिज्म। तो स्वलीनता विकार यानी कि ऑटिज्म से जूझ रहे विद्यार्थियों की प्रायः कौन सी दृढ़ सामर्थ्यता होती है? पहला है विवरणों के प्रति जागरूकता यानी कि ध्यान देना, दूसरा है अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, तीसरा है प्रखर संप्रेषणात्मक कौशल और चौथा है एक कार्य से दूसरे कार्य की ओर आसानी से जाना। अब देखिए, आपसे पूछा है कि प्रायः कौन सी दृढ़ सामर्थ्यता होती है, यानी कि इनमें ये जो स्वलीनता विकार वाले बच्चे हैं इनमें से कौन सी चीज़ उनके अंदर होती है पॉजिटिवली, ये पूछा है। अब देखिए, स्वलीनता होता क्या है, ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म मतलब होता है जब किसी बच्चे को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि संप्रेषण करने में प्रॉब्लम होती है, लोगों के साथ वो ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें समाज में जाना पसंद नहीं होता, वो अकेले बैठे रहते हैं। जैसे आप में से भी कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बस घर पे रहना पसंद करते होंगे, घर पे रह करके पढ़ाई करना और समाज में ना जाना। तो जो बच्चे समाज से दूर रहते हैं और लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, संप्रेषण करना उन्हें अच्छा नहीं लगता है, कम्युनिकेशन करना अच्छा नहीं लगता है, तो उन बच्चों के अंदर हम कहते हैं कि ऑटिज्म विकार है, यानी कि स्वलीनता विकार है हिंदी में। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि कौन सी दृढ़ सामर्थ्यता होगी, यानी कि उनके अंदर क्या होगा, ये तो होगा नहीं। ये कह रहा है अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति। मैंने आपको बताया वो दूसरों के साथ बातें करना ही पसंद नहीं करते हैं, तो वो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति किसके सामने करेंगे, नहीं करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है प्रखर संप्रेषणात्मक कौशल, यानी कि संप्रेषण करने का कौशल कह रहा है अच्छा होता है, जबकि मैंने अभी आपको बताया वो दूसरों से संप्रेषण नहीं करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना उनको नहीं पसंद है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। नेक्स्ट है एक कार्य से दूसरे कार्य की ओर आसानी से जाना, तो ऐसा भी वो नहीं करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ होती है फ्रेंड्स, वो पॉजिटिव चीज़ होती है विवरणों के प्रति सजगता, यानी कि ध्यान देना। मतलब वो अकेले बैठे रहते हैं और जैसे अपना कोई भी काम कर रहे होंगे, लाइक पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उस चीज़ पर वो पूरी तरीके से फोकस कर पाते हैं, ध्यान दे पाते हैं, एकाग्र होकर पढ़ पाते हैं। ये वाली जो विशेषता है ना, ये पॉजिटिव होती है इन बच्चों के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है, राखी उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। यह राखी के किस पक्ष की ओर संकेत करता है? मतलब जब भी क्लासरूम में टीचर क्वेश्चन पूछते हैं तो राखी जो है उस जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए अनेक नए क्या करती है, सॉल्यूशन लेकर के आती है। तो राखी ये जो काम कर रही है, आप उसको क्या कहेंगे? ये विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी है, या औसत समझ वाली विद्यार्थी है, या अवधारणात्मक स्पष्टता की कमी है, या अतिशय रूप से विश्वस्त है? तो देखिए, आप समझ ही गए होंगे इसका आंसर। क्लासरूम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो नए तरीके से आंसर बताती है, दैट मीन्स वो क्या है, वो विशेष प्रतिभाशाली बच्ची है। ठीक है, वो औसत वाली बच्ची है ऐसा आप नहीं कह सकते। औसत वाले बच्चों से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो कुछ हद तक याद रख सकते हैं। ठीक है, अवधारणात्मक स्पष्टता की कमी, जी नहीं, कमी होगी तो वो नए तरीके से आंसर कहाँ से निकालेगी, है ना। अतिशय रूप से विश्वस्त, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा कि बच्चे में क्या है, विशेष प्रतिभा है, इसीलिए क्वेश्चन का आंसर वो करती है और अनेक तरीकों से निकालती है आंसर। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। अभिकथन ए है, अध्यापक को ऐसे शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जो विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान के सृजन और उच्च क्रमीय कौशलों को समुन्नत करने का कार्य करती है। क्या ये सही है? क्या आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं इस चीज़ से।
तर्क है कि बच्चों में नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की योग्यता होती है। जी हाँ, बच्चों के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ज्ञान का निर्माण कर सकें और खुद से उसको एक्सप्रेस भी कर सकें। तो हम कहेंगे ये दोनों ही चीज़ें सही हैं और ये इसकी व्याख्या भी बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है। तो हमारा आंसर पहला ही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 वर्षीय माया एक युवा चित्रकार के वीडियो यूट्यूब पर देखकर पेंटिंग करना सीखती है। ठीक है, वह इस बात में विश्वास रखती है कि वह पेंटिंग्स करने की क्षमता रखती है और सचेतता के साथ प्रक्रियाओं का अनुसरण करती है। माया के अधिगम को क्या संज्ञा दी जा सकती है? सहयोगात्मक अधिगम की, निष्क्रिय अनुकरण की, अवलोकनात्मक अधिगम की या परासंज्ञान की? किस चीज़ की दी जा सकती है आपको बताना है। तो देखिए वो कर क्या रही है, एक्चुअली 14 ईयर की है और कुछ चित्रकार के वीडियो यूट्यूब पर देख रही है और खुद से पेंटिंग कर रही है और उसे लगता है कि हाँ मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं देख करके सीख करके पेंटिंग कर सकती हूँ। तो वो क्या कर रही है, वो अवलोकन कर रही है, अवलोकनात्मक अधिगम यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। पहले वो वहाँ पर देख रही है कि यूट्यूब में वो चित्रकार किस तरीके से पेंटिंग बना रहा है और सेम उसको ऑब्जर्व करके वो भी बनाने की कोशिश कर रही है। तो इसे हम कहेंगे अवलोकनात्मक अधिगम। अब ये सहयोगात्मक अधिगम मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था एक क्वेश्चन में। सहयोगात्मक अधिगम मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ हेल्प करके जब आप चीज़ों को सीखते हैं। जैसे किसी बच्चे का मैथ्स अच्छा है और किसी का हिंदी अच्छा है, तो मैथ्स वाला बच्चा हिंदी वाले बच्चे को मैथ्स पढ़ा सकता है और जिसका हिंदी अच्छा है वो इस बच्चे को, मैथ्स वाले बच्चे को हिंदी अच्छे से पढ़ा सकता है। तो इस तरीके से जब बच्चे ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प करके सीखते हैं तो उसे कहते हैं सहयोगात्मक अधिगम। ठीक है, और नेक्स्ट है निष्क्रिय अनुकरण। निष्क्रिय अनुकरण मतलब होता है आप जैसे कोई चीज़ सीख रहे हैं लेकिन आपका मन नहीं है उसको सीखने में, आपकी रुचि नहीं है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आपकी रुचि नहीं है तो वो आपका सीखा हुआ ज्ञान स्थायी नहीं होगा। ठीक है, परासंज्ञान ये तो अलग चीज़ होती है, ये मेटाकॉग्निशन होता है। जैसे आप कोई भी चीज़ सोच रहे होते हैं उसके बारे में आप दोबारा सोचेंगे कि मैंने जो सोचा था वो सही सोचा या फिर नहीं। जैसे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी आप सीडीपी पढ़ रहे हैं, तो सीडीपी में फॉर एग्जांपल आपने वाइगोत्स्की की थियोरी पढ़ी। जैसे थ्योरी आपने पढ़ ली उसके बाद आप रिवीजन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैंने वो थ्योरी पढ़ी तो थी, उसमें यहाँ पर ये था, वाइगोत्स्की ने कहा था मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, तो जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही सोच रहा हूँ या फिर नहीं सोच रहा हूँ। मतलब सोचने के बारे में भी सोचना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग इसको कहते हैं, या नोइंग अबाउट नोइंग कह सकते हैं, जानने के बारे में फिर से जानना। जैसे कोई चीज़ हमने जानी फिर हम सोच रहे हैं कि जो चीज़ हमने जानी थी वो सही थी या नहीं थी, इस तरीके से। तो ये होता है परासंज्ञान। ठीक है, और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है अवलोकनात्मक अधिगम, क्योंकि यहाँ पर वो 14 वर्षीय बच्ची क्या कर रही है, यूट्यूब पर देख रही है चित्रकार की पेंटिंग और उसको देख करके ऑब्जर्व करके खुद से बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर, देखिए जो लर्निंग की प्रोसेस है वो इफेक्टिव कब होगी, ज़्यादा इफेक्टिव कब होगी। पहला है कक्ष वातावरण भयमुक्त हो, यानी कि क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है उसमें भय ना हो, बच्चों के मन में कोई डर कोई भय ना हो, बच्चे फ्रीली सीख रहे हों बिना डर के, और बच्चों को जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो टीचर से क्वेश्चन कर रहे हों। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रहा है। अदर ऑप्शन देखेंगे, अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम संबंधित व्यक्तिगत अंतरों को अनदेखा करें। जी नहीं, अनदेखा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हर जो जितने भी इंडिविजुअल हैं, हर किसी की एबिलिटी है, इंटरेस्ट है, उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज, पढ़ाई गई विषय वस्तु बहुत जटिल और अमूर्त है। अगर इस तरीके से आप पढ़ाएंगे तब तो अधिगम प्रभावशाली बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो विषय वस्तु आप पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो बहुत कठिन नहीं होना चाहिए और अमूर्त भी नहीं होना चाहिए। अमूर्त मतलब क्या होता है, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। मूर्त चीज़ होती है जो चीज़ हमारे सामने में होती है, जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अमूर्त चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ हम सोच सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं उसके बारे में, वो होती हैं अमूर्त चीज़ें। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके सामने में ये क्वेश्चन मूर्त रूप से हैं, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन को देख करके आंसर लगा रहे हैं, लेकिन वही मैं आपसे कुछ ऐसा कह दूं जो चीज़ आपके सामने में नहीं है। जैसे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आप अभी से सोच रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम होगा, ऐसे ऐसे मैं सॉल्यूशन करूँगा, इतने क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा या इतने करूँगी और मैं इतने मार्क्स लेकर आऊँगा या लेकर आऊँगी, ये सब आप सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं।
इमेजिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा अमूर्त चिंतन के अंदर आता है। तो अगर आप बच्चों को अमूर्त चीज़ें पढ़ाएंगे जो बच्चों के सामने में है ही नहीं, तो ये भी यहाँ पर सही नहीं होगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के मतों को संप्रत्यय की व्याख्या के दौरान ना अपनाया जाए। जैसे आप कोई संप्रत्यय पढ़ा रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और वहाँ पर अगर बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को लेकर, अपने मत जो है देना चाह रहे हैं, और आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं बच्चों से कि अपना मत यहाँ पर मत दो, आपके मन में जो भी आ रहा है आप मत बताओ इस कॉन्सेप्ट में, इस तरीके की चीज़ें, आप उस चीज़ को अपना नहीं रहे हैं, बच्चों की बातों को इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। इससे अधिगम आपका प्रभावशाली बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अधिगम प्रभावशाली कब होगा? जब हमारा जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो एकदम भयमुक्त हो, जहाँ पर बच्चों को बिल्कुल भी डर ना लगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है? बताइए। पहला है अनुरूपी सोच, दूसरा है अनुमानी, तीसरा है प्रयत्न और त्रुटि, और चौथा है कलन विधि। अब ये जो कलन विधि है, मैं आपको बताऊं, मोस्टली ये आपका मैथ्स पेडागोजी में पूछी जाती है, ठीक है। इस कलन विधि को आप ध्यान रखेंगे। मैथ्स पेडागोजी में ये काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है, और अभी ये सीटेट में भी पूछा गया है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, तो यहाँ पर ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर यही होगा इसमें। वह कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है? तो वो किया जाता है आपकी कलन विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क वाला। तो अभिकथन है विद्यालयों को सीखने की प्रक्रिया में भावनात्मक पहलू को ध्यान में रखना और पोषित करना चाहिए। जी हाँ, विद्यालयों को जब सीखने की प्रक्रिया है उसमें भावनात्मक पहलू को भी ध्यान में रखना है, साथ में संज्ञानात्मक, सामाजिक, सभी पहलुओं को इसमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है तर्क है इसका कि भावनाएं संज्ञान से पृथक नहीं हैं। जी हाँ, भावनाएं मतलब क्या होता है? इसको हम कहते हैं संवेग। संवेग जो आपके इमोशन होते हैं। इमोशन क्या होते हैं? जैसे किसी से प्रेम करना, किसी के ऊपर गुस्सा आना, किसी चीज़ से डर लगना, क्रोध आना, ये सब हमारे अंदर के संवेग होते हैं। तो जो हमारे संवेग हैं वो हमारे संज्ञान से पृथक नहीं है। संज्ञान यानी कि आपका दिमाग, ठीक है। तो संवेग और संज्ञान क्या होते हैं ना, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ये पृथक नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रही हूँ। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका दिमाग भी इनमें होगा, दिल दिमाग दोनों तरीके से यहाँ पर वो बैठे होंगे, सारी चीज़ों से उनका मन लगा है पढ़ने में, तो उन्हें चीज़ें समझ में आएंगी। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती बैठे हैं, सोच रहे हैं कि कब क्लास ख़त्म होगी, बस हमें क्वेश्चन करने हैं, मतलब उनका मन नहीं है, बस दिमाग ही दिमाग है पढ़ने में, मन उनका कहीं और घूम रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, पढ़ाई वो जो अधिगम है वो सार्थक नहीं होगा, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इसीलिए कहते हैं जब हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारा दिल और दिमाग दोनों चीज़ें होनी चाहिए। यानी कि आपका जो संवेग है और जो संज्ञान है, इमोशन और कॉग्निशन, वो दोनों होने चाहिए, तभी आप उस चीज़ को ईजिली अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये दोनों ही यहाँ पर सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि ए और आर, यानी कि अभिकथन और तर्क बिल्कुल सही हैं, और जो आपका तर्क है वो अभिकथन की एकदम सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में समुन्नत करना चाहिए? मतलब विद्यार्थियों में किस चीज़ को बढ़ावा देना है? पहला है कंठस्थीकरण, रटने की प्रवृत्ति, बिल्कुल भी नहीं, कभी बच्चों को रटवाना नहीं है। समालोचनात्मक चिंतन, ये तो सही है। कार्यात्मक जड़ता, नहीं। अभिसारी चिंतन, नहीं, ठीक है। तो बच्चों के अंदर किस चीज़ को समुन्नत करना है, किस चीज़ को बढ़ावा देना है? समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना है, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? जैसे कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीज़न ढूंढना, कोई चीज़ कैसे हो रही है, ऐसे क्वेश्चन बच्चों के मन में पैदा होने चाहिए। तो बच्चों को इस तरीके का बनाना है, ठीक है, जहाँ पर बच्चा किसी भी चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देख पाए, नेगेटिव भी समझ पाए, और कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, किस तरीके से हो रही होगी, इसके पीछे का रीज़न क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में आने चाहिए। तो बच्चों को ऐसा बनाना है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है? अब देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा की बात हो रही है। एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा। तो मैं आपको दोनों ही समझा देती हूँ, क्योंकि दोनों से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक आंतरिक अभिप्रेरणा, एक बाह्य अभिप्रेरणा।
आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब होता है फ्रेंड्स, जब हम किसी काम को कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी रुचि है उस काम को करने में, हमारा मन है, हमको अच्छा लगता है वो काम करना। हमको ये हम ऐसा कुछ नहीं है कि हमको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा या फिर कोई हमें कुछ देने वाला है, हमें किसी चीज़ का लालच है तब हम कोई काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब होता है जब हम किसी काम को अपनी मर्जी से करते हैं क्योंकि हमें वो करना अच्छा लगता है, हमें खुशी मिलती है, तब हम कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा है। और बाह्य अभिप्रेरणा मतलब होता है जब हम किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, ठीक है। यानी कि लालच के लिए जब हम कोई काम करते हैं तो वो हमारा बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए एक बच्चा है जो 12th क्लास में पढ़ रहा है, तो मम्मी ने बोला कि बेटा इस बार अगर आप 12th में 90% ले आए तो मैं आपको साइकिल दिलाऊंगी। तो बच्चा पढ़ाई में जुट जाता है, इसलिए नहीं कि उसको पढ़ाई करनी है, इसलिए कि उसको साइकिल चाहिए। अगर उसके 90% आ जाएंगे तो मम्मी साइकिल ला करके देंगी, तो साइकिल के लालच में वो पढ़ाई करता है, ठीक है। तो जब कोई भी काम किसी रिवॉर्ड पाने के लिए, कोई प्राइज़ पाने के लिए, कोई पैसा लालच किसी भी चीज़ के लिए किया जाता है तो वो होता है हमारा बाह्य अभिप्रेरणा। और जब हम किसी काम को अपने मन से करते हैं, अपनी रुचि से करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा को हम इंग्लिश में कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बाह्य अभिप्रेरणा को कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे और आपको आंसर भी मिल गया होगा। चलिए अब बताइए पुरस्कार क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा है या बाह्य? पुरस्कार आपकी बाह्य अभिप्रेरणा है, ठीक है। दंड, दंड कौन सी अभिप्रेरणा है? दंड भी आपका क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा है, ठीक है। जैसे टीचर ने बोला कि आप ये 5 क्वेश्चन कल लर्न करके लाना, अदरवाइज आपको मैं मारूंगा। तो आप घर गए, डर से आपने याद किया ताकि आपको मार ना पड़े कल के दिन, तो इसीलिए आप याद कर रहे हैं, तो ये क्या है आपका बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रशंसा करना। आप कोई काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई आपकी प्रशंसा करने वाला है। कहते हैं ना वेरी गुड, आपने ये काम किया, और हमें वो वेरी गुड सुनना अच्छा लगता है, हम चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, तो प्रशंसा पाने के लिए काम कर रहे हैं, लालच के लिए कर रहे हैं, ये भी आपका बाह्य अभिप्रेरणा है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या हुई? वो हुई आपकी रुचि, इंटरेस्ट। जब आप किसी काम को अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं अंदर से मोटिवेटेड हूँ, आंतरिक अभिप्रेरित हूँ, इंट्रिंसिक मोटिवेटेड हूँ, यानी कि पढ़ाने में मेरी रुचि है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है। मुझे खुशी मिलती है कि जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं वो चीज़ें मैं किसी और को भी पढ़ा रही हूँ, मुझे खुशी मिलती है, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। ये आपका क्या होता है? ये आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से अधिगम को प्रभावित करने वाले परिवेशीय कारक हैं और व्यक्तिगत कारक नहीं हैं? परिवेशीय यानी कि वातावरण के कारक हैं, उसके आसपास का जो समाज है उसके कारक हैं, ना कि व्यक्तिगत कारक हैं। पहला है समझ का स्तर, भावात्मक लब्धि, शिक्षण अधिगम सामग्री और सीखने के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा। तो देखिए परिवेशीय कारक क्या होंगे यहाँ पर? शिक्षण अधिगम सामग्री, क्योंकि वो हमें बाहर से मिलेगी, ठीक है। शिक्षण अधिगम सामग्री, जब हम स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ पर जो बाहर से सामग्री लाई जाती है वो क्या है? आपका परिवेश का कारक है, एनवायरनमेंट का कारक है। अब जो आपका समझ का स्तर है, यानी कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो आपका परिवेशीय नहीं है, बल्कि वो क्या है? व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल है। हर किसी का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग होता है, हर किसी की भावात्मक लब्धि भी अलग होती है, और सीखने की जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो हर किसी की अलग होती है ना। लेकिन जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उसमें आपका अंदर से व्यक्तिगत तौर पर कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये सामग्री आपके अंदर नहीं है बल्कि कहीं से ढूंढ करके लाई जाती है पढ़ाने के लिए। जैसे चार्ट हो गया, जैसे आपका चौक हो गई, डस्टर हो गया, मॉडल हो गया, एक्सपेरिमेंट्स हो गए, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं लैब में वो सब क्या है? अधिगम सामग्री हैं, तो वो क्या है? परिवेशीय कारक हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज आपने कितना स्कोर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है, यानी कि अधिगम में रुकावट कौन पैदा करेगा? पहला है लचीली पाठ्यचर्या, ये तो अच्छी चीज़ है, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप ऐसी चीज़ें पाठ्यक्रम के अंदर ऐसी पाठ्यचर्या रखी है जो बच्चे के हिसाब से है, जो बच्चे को समझ में आएगी, ज़्यादा कठिन नहीं है, फ्लेक्सिबल है, ये सही है। नेक्स्ट है अधिगम के लिए बहुसंवेदी उपागम, ये भी सही है। अध्यापक द्वारा रचनावादी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का प्रयोग, यानी कि बच्चों को अलग अलग विधियों से टीचर पढ़ा रहे हैं, ये भी अच्छा है। लेकिन
विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण। मैंने आपको समावेशी शिक्षा पढ़ाया था ना, जहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ मिलकर पढ़ाना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि इन बच्चों की एबिलिटी एक जैसी है, इनका अलग ग्रुप बना दो, इन बच्चों को कुछ नहीं आता, इनका अलग ग्रुप बनाओ, इन बच्चों को थोड़ा बहुत आता है, इनका अलग ग्रुप बना दो। तो इस तरीके से समूहीकरण, उनको ग्रुप्स में डिवाइड नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर आप क्या कर रहे हैं, समूहीकरण कर रहे हैं, उनको अलग अलग कर दे रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं करना है और ये अधिगम में क्या होगा, बाधक बनेगा। क्योंकि आप जब ग्रुप बना दोगे ना बच्चों के अलग अलग, जैसे आप कहोगे इन बच्चों को बहुत ज़्यादा आता है, इंटेलिजेंट है, इनको कुछ नहीं आता है, इनको थोड़ा बहुत आता है, तो इस तरीके से ये इन सभी बच्चों के अंदर ना एक दूसरे के लिए हीन भावनाएं पैदा हो जाएंगी। तो इसीलिए ये चीज़ें नहीं करनी है। तो इसका राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कौन सा बाधक बनेगा, रुकावट पैदा करेगा, तो यही चीज़ आपकी रुकावट पैदा करेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आ रहे थे कि हम आपकी वीडियोस डेली देखते हैं, आपकी क्लासेस हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन हमने चैनल सब्सक्राइब भी करा है लेकिन हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन ना आने का रीज़न क्या है, आपने ना बेल आइकन प्रेस नहीं करा होगा। आप जब सब्सक्राइब बटन को ऑन करते हैं तो आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है। जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे ना, नोटिफिकेशन आपके पास तभी आएगा। ठीक है, तो वो भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं अब हम कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।